इंटरव्यू से बाहर निकला और फाइनल रिजल्ट आया और मैं उस लिस्ट में नहीं था। ऑब्वियसली जब सिलेक्शन नहीं हो पाया यूपीएससी में तो क्या करें, एक वैक्यूम आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और जब इस लेवल से निकले हैं और आपके सारे दोस्त ही आसपास के सेलेक्ट हो चुके हों, तो एक बार ऐसा लगता है जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों से जो कनेक्ट बना, तो कमल देव सिंह और कमल देव की जगह सबने केडी सर कहना शुरू कर दिया। तो 1500 के आसपास हमारे रिजल्ट हैं यूपीएससी में, जो आईएएस, आईपीएस और अन्य एलाइड सर्विसेज के हैं। हेलो, नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं कमल देव सिंह, जिन्हें बच्चों ने बहुत प्यार से केडी सर नाम दिया है। आई एम द फाउंडर ऑफ निर्माण आईएएस और मेंटरिंग सिंस 2007 द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इस जर्नी में पहले खुद मैं एस्पिरेंट था और जब इंटरव्यू देने के बाद 2003 का मेंस था, 2004 में जब इंटरव्यू से बाहर निकला और फाइनल रिजल्ट आया और मैं उस लिस्ट में नहीं था। तो निर्माण की कहानी और केडी सर की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक्चुअली जब मैं मेंस देने के बाद अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था, इंटरव्यू कॉल का, उसी बीच में मुझे मौका मिला। एक हमारे सीनियर थे, वो फिलॉसफी के उस समय बड़े एस्टेब्लिश्ड नाम थे, और वो उन्होंने ऑफर किया कि मेरे साथ जुड़ के कुछ पढ़ाओ। सो आई स्टार्टेड टीचिंग मेंटर ऑफ यूपीएससी इन इंग्लिश मीडियम बेसिकली एंड ऑफ फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। यहां से जर्नी शुरू होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस और इंटरव्यू के जब पीरियड है, कॉल है, उसमें 3-4 महीने का समय लगता है। उस जमाने में और लगता था। मैं 2003-4 की बात कर रहा हूं। तो वो मैं एंजॉय करने लगा जर्नी को। और उसी समय कुछ और भी दोस्त थे जिन्होंने जीएस को लेकर भी अपनी मुहिम शुरू की, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया वहीं पर। तब तक रिजल्ट आता है, इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू कॉल के बाद ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि गोल तो यही था कि यूपीएससी क्रैक किया जाए, काफी सही रास्ते पे चल रहा था। प्रिपरेशन भी ठीक थी। और जो मेरे दोस्त थे ऑलरेडी 2002 वाले मेंस, मतलब 3 बैच में मिनिमम 6 से लेकर 60 रैंक तक सेलेक्ट हो चुके थे। कुछ जो बचे थे, अब हम सारे इंटरव्यू देने जा रहे थे। इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आता है और अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर होता हूं। अब ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी मैं भले ही वहां नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से, मैं अपने रोल से, मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूं। तो इसी तरह से जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों से जो कनेक्ट बना, तो कमल देव सिंह और कमल देव की जगह सबने केडी सर कहना शुरू कर दिया। और ये बात मैं बहुत गर्व से कहता हूं, अभिमान होता है कि बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं सेलेक्ट हुए हैं, या आज एक, चूंकि ये यात्रा 2007 में निर्माण की नींव रखी गई थी, उसके बाद से जितने सेलेक्टेड लड़के हैं आज भी मेरे से वही पुराना संबंध रखते हैं। आज भी मेरी लगभग सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड सबसे बात होती है। तो ये सफर रहा, जो आसपास जो एक कोऑर्डिनेशन था, जो एक संबंध था स्टूडेंट और मेरे बीच, या एस्पिरेंट और एक मेंटर के बीच, उसने प्यार से केडी सर नाम दे दिया। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि किसी हसीन शुरुआत, किसी बड़ी शुरुआत का कई बार जन्म अचानक होता है, आकस्मिक होता है, आप प्लान नहीं करते। ऑब्वियसली जब सिलेक्शन नहीं हो पाया यूपीएससी में तो क्या करें, एक वैक्यूम आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और जब इस लेवल से निकले हैं और आपके सारे दोस्त ही आसपास के सेलेक्ट हो चुके हों, तो एक बार ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी, अब आगे क्या करें, क्या जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे मोड़ पर 2 रास्ते बड़े साफ थे मेरे सामने। एक था कि पीसीएस का, चूंकि उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, 30 साल मैक्सिमम एज होती थी। उसके बाद पीसीएस, स्टेट पीसीएस में चांसेस थे, तो उसमें आगे बढ़े या कुछ और करें। और देखिए भाग्य को क्या था, उसी समय मेरा उत्तर प्रदेश पीसीएस से चकबंदी अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब आपके पास कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब आप एक गोल बनाते हैं और उसको पाते हैं। लेकिन जब विकल्प आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए आज की पीढ़ी को मैं कहता हूं कि गूगल, यूट्यूब, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें सही क्या है इसका चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेम उस समय हुआ क्या, एक तरफ सिलेक्शन है, बलिया बनारस का रहने वाला व्यक्ति, जहां पर अभी भी सरकारी नौकरी, पीसीएस से पाई नौकरी को लेकर बहुत सारी प्रतिष्ठाएं जुड़ी हैं,
लोगों का नजरिया जुड़ा है, और दूसरी तरफ मन में यह था कि आखिर मैं रह कैसे गया। तो जब मैंने देखा कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जिस बैकग्राउंड से थे, जेब में पैसे नहीं थे कि हम लोग कोई कोचिंग कर पाए, कोई ऐसी मेंटरशिप ले सके, और उस समय कोचिंगें भी बहुत कम थी, कुछ चुनिंदा लोग ही थे, चुनिंदा इंस्टीट्यूशन ही थे। तो अब एक प्रॉब्लम आई, मतलब इंटेंट और कंटेंट दोनों को लेकर एक अप्रोच बनी, और हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जो हम लोगों ने महसूस किया है, जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों तरह के दोस्त हैं, एक हम लोग खुद मेंटरिंग में आते हैं, एक जीएस को लेकर और ऑप्शनल हिस्ट्री था उसको लेकर हम लोग एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह से न्यू पड़ी, हर आपको आश्चर्य होगा, जेब में पैसे तो थे नहीं। तो हुआ ये, हम 10 दोस्तों के आसपास, जिसमें 7 सेलेक्टेड हैं, 3 अभी भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, पर वो यूपीएससी में नहीं है, सबने 5-5 हजार रुपए कंट्रीब्यूट किए, 50 हजार रुपए लगे, और वहां से निर्माण आईएएस 15 अगस्त 2007 में स्टैब्लिश हुआ। अब इस सोच के साथ, चूंकि क्या होता है ना, जब आपके पास जुनून है, जब आप में वास्तव में लगन ये होती है कि कर गुजरना है, दिखा देना है, तो ये जब बात आती, और आप खुद उस प्रोसेस से निकले हैं। समस्या ये है कि अगर यूपीएससी का ना एक अलग सा एसेंस है, एक अलग सा टेस्ट है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो ये मान के चलिए, फिर ये यात्रा, आपका मेंटर अगर उस बात को जानता है और आप खुद इस बात को जानने लगे, तो ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो आपको असफल नहीं करेगा, ये तय है। लेकिन उस एसेंस को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जब जर्नी शुरू हुई 2007 में, लकीली पहले ही बैच में सरोज कुमार और नीलिमा ऑल ओवर इंडिया 22वीं और 23वीं रैंक आई, और हिंदी माध्यम में इनकी पहली और दूसरी रैंक थी। तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट और सेकंड रैंकर निर्माण से जुड़ गया, और यहां से एक यात्रा, और ये सब एकदम छोटे भाई बहन, चूंकि मेरा भी जो सफर था वो स्टूडेंट से टीचर, एक ट्रांजिशन फेज होता है, जब टीचर एक बड़े भाई की भूमिका में होता है। आज 15 साल बाद वो गैप हो गया है जनरेशन का, अब बच्चे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक ब्रदर, अब मैं अंकल हो गया हूं, लेकिन उस समय एक बड़ा ब्रदरली बिहेव था, और इस तरह से वो यात्रा शुरू हुई। और 2009 जो अपने यहां बैच में फाउंडेशन बैच के लड़के थे, उस रिजल्ट ने कमाल कर दिया। आज 1500 यूपीएससी में, क्योंकि 15 सालों का है, तो 1500 के आसपास हमारे रिजल्ट हैं यूपीएससी में, जो आईएएस आईपीएस और अन्य एलाइड सर्विसेज के हैं, एंड मोर देन 4000 अगर मैं स्टेट पीसीएस को भी ले लूं, जिसमें राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, इन सबको अगर मिला लूं तो 4000 से ज्यादा रिजल्ट हमने दिए हैं। और मैं फिर कहता हूं, रिजल्ट क्या दिए, उन्हें मेंटरिंग करी है, उनके बीच उनकी जो कैपेसिटी थी उसको मैंने स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि निकालना देखिए लास्टली एस्पिरेंट्स को है। एक कोचिंग सिल्वर स्पून या फिर स्पून फीडिंग करके नहीं बना सकती, लेकिन यह तय है कि उनकी अच्छाई को और मजबूत करके, उनकी कमजोरियों को हटाकर उसे कम करने में, उसे कमजोरी को स्ट्रेंथ की ओर बनाने में रोल होता है, और उस भूमिका में एक सफल भूमिका जरूर निभाई है। जब मैं पढ़ाना शुरू ही किया था, आपको याद होगा वो एक लाइन है कोहेलो की, कि व्हेन यू डिजायर, व्हेन यू वांट समथिंग, द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू फॉर योर सक्सेस। तो ये सब चीजें, चूंकि वो जिद थी, जुनून था, और बदलने का अंदर की जो इंटेंट थी ना वो पॉजिटिव थी। तो यहां से हमने 2-3 चीजों पे ध्यान दिया। नंबर 1, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि मैगी की तरह 2 मिनट वाला ये प्रिपरेशन नहीं है। यहां पर आपकी जो सोच है, हमें एक खुला दिमाग चाहिए, ओपन माइंड चाहिए। कोचिंग या क्लास का कंटेंट एंड नहीं है आपकी जर्नी की, आपकी तैयारी की, बल्कि ये शुरुआत है। उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे और नर्चर करना है, ये समझाते हैं। तो पहला पॉइंट है एनालिटिकल व्यू रखना। हम कोई भी पॉइंट देकर उसे केवल ये नहीं कि इसका फैक्ट क्या है, बल्कि इसके आसपास की कौन सी परिस्थितियां हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कमियां क्या हैं, ये कैसे इंडिया के काम आ सकता है, इस तरीके से अगर हम नर्चर करें तो एक एनालिटिकल पावर की जो बात रही, ये हमारी क्लास में हमेशा रहा कि बच्चों से विकसित किया जाए। दूसरा, हम जो डायनेमिज्म ऑफ यूपीएससी है, इसको हमेशा समझना चाहिए। 2000 में सिलेबस बदला, 2008 में सिलेबस बदला, 2011 में सिलेबस बदला, 2015 में सिलेबस बदला, 13 में सिलेबस बदला।
अब अगर हम वही पैटर्न की तैयारी रखेंगे, अगर हम उसी नोट से उसी तरीके से चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि हुआ थोड़ा हिंदी मीडियम के साथ। लेकिन इन सबके साथ एडॉप्टेबिलिटी जो है वो हमने अपनाई, और करंट इश्यूज को किस तरह स्टैटिक पार्ट से जोड़ना है, किस तरह जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज है उसके साथ चलना है। आंसर राइटिंग अगर 150 वर्ड में है तो कौन कौन से की एरिया होने चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो जो यूएसपी है, पहला पॉइंट, एक हेल्पिंग हैंड हमेशा है। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, निर्माण में जो भी स्टूडेंट आता है उसके साथ पर्सनल उसकी जो भी दिक्कत है पढ़ाई से संबंधित वो जरूर दूर होता है। नंबर 2, एनालिटिकल पावर विकसित करने में समय दिया जाता है। ये नहीं कि केवल मेरा पढ़ो या मैंने जो कह दिया वही है, मेरे नोट्स पर्याप्त हैं। पहले वो बेसिक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कोई थ्योरम प्रूफ करना होता है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आती है। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट बट दिस इज नेसेसरी। तो नेसेसरी से शुरुआत होकर और उसे हम इतना ग्रूम करते हैं कि आंसर राइटिंग और वो कैपेबिलिटी अगर डेवलप हो जाए तो ज्यादा बेहतर कर पाता है। अगर हम हिंदी माध्यम की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये किस एरिया से आते हैं, ज्यादातर यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, जो हिंदी बेल्ट है, मेजर हिंदी बेल्ट है। और इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बड़ी हम्बल होती है, वो बड़ी, ऐसा नहीं होता है कि वो जो चाहें एक्स्ट्रावेगेंट खर्च कर पाए। तो पहले से ही ना एक सिक्योरिटी का डर होता है, जॉब सिक्योरिटी की स्थिरता नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने थोड़े चैलेंजेस देखे होते हैं। अब जब वो आते हैं तो थोड़े ही समय में सबसे पहला पॉइंट, अगर वो फोकस करना सीख लें। होता क्या है कि आने के बाद अब उन्हें नौकरी, जो सोशल प्रेशर पड़ता है, जो इकोनॉमिक प्रेशर पड़ता है, उसके बाद वो थोड़े समय में टूटने लगते हैं और वो दूसरे तरह के एग्जाम की तरह भी ओरिएंट हो जाते हैं। आए थे यूपीएससी करने, लेकिन बिकॉज ऑफ 1 ईयर 2 ईयर गैप, क्योंकि समय लगता है, ऐसे में वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फोकस हटता है, तो इसके कारण भी परिणाम की दिक्कत आती है। लेकिन इसके पीछे मैं फिर कह रहा हूं, उस सोशियो इकोनॉमी और साइकोलॉजिकल जो उनके एनवायरमेंट है उसको सोचना पड़ेगा। तीसरा, आते तो बच्चे बहुत, और जो जुनून, जो मेहनत है हिंदी वालों की, मैं बहुत साफ कह दूं, जो हिंदी वालों की समझ है, मेहनत है, ऐसा कोई गैप नहीं है हिंदी इंग्लिश में। लेकिन समस्या यह है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जल्दबाजी में रहते हैं। मैंने कहा, जो सब जानते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और यहां पर हम ये सोचे कि नहीं इतने दिन में हमें कर लेना है, तो ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है। यू हैव टू हैव योर रोड मैप। सबसे पहले आए, फोकस करें और पूरे सिलेबस को अच्छे से, डिजाइन को देखें, पढ़ें, और सिलेबस के एक एक पार्ट पर जो भी आपको नोट्स मिलता है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो पेपर हैं, जो भी आर्टिकल्स आपको बताए जाते हैं, उसको पहले पढ़िए, सिलेबस कवर कीजिए, और उसके बाद उसको अपने स्मार्ट नोट्स में बनाएं और टेस्ट सीरीज में, टेस्ट के माध्यम से अपनी एनालिसिस करें कि आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी क्या है, आपकी समझ कितनी है। अगर यह होता रहेगा तो हिंदी माध्यम भी बेहतर करेगा। पर ऑब्वियसली हिंदी माध्यम के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत जो है, फोकस की है, कंफ्यूजन की है। क्योंकि आज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कौन सही है कौन गलत, इसका चुनाव, चूंकि एक चीज तो तय है, आपको यह तो पहचान करनी पड़ेगी कि कौवा कौन है और हंस कौन है। अगर हम एक बार गलत दिशा में चले जाते हैं तो ये गजब का वीसियस सर्किल है। ऐसा 4-5 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए अपना रोड मैप पहले बनाएं। सबसे पहले तो यह कहूंगा कि यू नेवर स्टार्ट विदाउट कमिटमेंट, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू नेवर फिनिश विदाउट कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। लगना होगा आपको। इसके लिए, मोटिवेशन के लिए, मुझे लगता है आपके अंदर फायर, आपके अंदर जुनून पाने का है या नहीं। अगर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों होना चाहिए। मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर है, हम आप मोटिवेट कर सकते हैं। कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, किसी सीनियर उससे मिल लिया, टॉपर से मिल लिया, मोटिवेट हो गए, हमने बात की, मोटिवेट हो गए। लेकिन आपका इंस्पिरेशन क्या है? पहले उस जुनून को बड़ा करिए,
इतना बड़ा कीजिए कि चाहे जो हो जाए मैं इसे पाके रहूंगा, है ना? क्योंकि ड्रीम विदाउट गोल इज मियर ड्रीम। वो गोल है, आपके अंदर वो फायर होना चाहिए। अगर फायर नहीं है तो कोई भी आपको पकड़ के बना नहीं सकता। तो मोटिवेशन आपका अपना होना चाहिए, इंस्पिरेशन आपका अपना होना चाहिए कि बनना है। अब ये कैसे आएगा? आप इस सर्विस में आना क्यों चाहते हैं? आपने क्या सपना देखा है? और जब भी इस तरह की बात हो, एक बार विजुअलाइज कीजिए अपनी मम्मी पापा, अपने मदर फादर पेरेंट्स, या जो भी आपका रोल मॉडल है उसके बारे में सोचिए। एक बार सोचिए कि क्या बीत रही होगी उनपे, या अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं ये दूंगा तो क्या होगा, उनके रिएक्शन क्या होंगे। जस्ट क्लोज योर आइज एंड ड्रीम। सोचो कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो वो हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। और लास्ट बात, हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी रखिए। 1 2 3 साल आप ये देखिए कि ये जर्नी में समय तो लग रहा है, लेकिन जब आप पा जाएंगे तो क्या आप वास्तव में जो आपका आउटपुट होगा, जो देंगे समाज को, वो कितना बड़ा होगा। 1 2 साल लग सकता है, और मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा स्ट्रेस आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए आपको। क्योंकि कभी कभी जो स्ट्रेस है वो आपको अच्छा करने के लिए बताता है, और वो स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन वो दिमाग पर हावी ना होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम टेस्ट प्रोसेस से गुजरते रहें, अच्छे मेंटर से मिलते रहें, अपने मदर फादर रोल मॉडल को विजुअलाइज करते रहें, और अंदर जुनून है कि नहीं बनना है, क्योंकि बनने के बाद मेरा सपना क्या है, वो अगर आपको किक करता रहता है तो ऐसे में डिमोटिवेशन नहीं होगा। मैं किताबी नहीं, मैं बहुत व्यवहारिक बात बोलता हूं। कष्ट तो होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिनका समाज, जिनका परिवार किसी तरह उन्हें पैसा दे रहा है, कष्ट होगा। लेकिन बेटा उस कष्ट के बाद अगर तुम निकले तो क्या कर पाओगे? जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो क्या तुम्हें जो ऑरा होगा तुम्हारा, जो प्रतिष्ठा होगी तुम्हारी, जो काम करने का मौका मिलेगा, जो चुनौतियां मिलेंगी, वो कितना बड़ा होगा, ये सोचो। इस फैक्टर को सोच के तैयारी करते रहो तो डिमोटिवेशन नहीं होने वाला। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। मेरी कहानी, मेरे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद जो स्टॉक ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जो जोश फैमिली के हजारों लाखों बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूं? जोश फैमिली ने कहा, और उनका मानना है कि देश के हर युवा में एक काबिलियत है कुछ बनने की और अपनी जिंदगी में कुछ जबरदस्त हासिल करने की, लेकिन कुछ परिस्थितियों, स्पेशली फाइनेंशियल परिस्थितियों की वजह से वो सब अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए एक बड़ा भाई होने के नाते जो हर स्टेप पर सबकी अब मैक्सिमम लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो जोश स्टॉक ने मुझसे जो रिक्वेस्ट की, जो भी जोश की फैमिली से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं उनको एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकता हूं? तो मैंने भी बहुत ही एक्साइटेड और खुश होते हुए यह बताने के लिए कि ऑफ कोर्स मैं इसे हां कहता हूं, जो स्टॉक फैमिली के जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस, उन सबको हेल्प करना चाहता हूं। और नीचे एक लिंक दी गई है, आप सब प्लीज जाएं और उस लिंक को भरें। चलो साथ में आगे बढ़ें।